हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे। अगर आप दे रहे हैं यूपी टेट 2026 तो ये वीडियो होने वाली है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि इस वीडियो में हम कराने वाले हैं 50 अति महत्वपूर्ण हिंदी व्याकरण से प्रश्न। तो आप अपना उत्तर लगा के देख के चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है। अगर तैयारी नहीं है तो ये 50 में से आपके कम से कम 10 या 15 क्वेश्चन यूपी टेट में फंस सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए यूपी टेट में रामबाण का इलाज करेगी, क्योंकि व्याकरण से क्वेश्चन आता ही आता है, अति महत्वपूर्ण में आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन सा वर्ण स्त्रीलिंग नहीं है? यानी निम्न में कौन सा जो वर्ण है वो स्त्रीलिंग नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऊ। बड़ा ऊ जो होता है वो स्त्रीलिंग में नहीं आएगा, बाकी बड़ी ई और छोटी ई और रे जो है वो स्त्रीलिंग में आता है। आपका कौन सा उत्तर सही था, आप अपने काउंट करते चलिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण 50 प्रश्न करवाएंगे मात्र। अगला प्रश्न देखिए, अगला है हमारा, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजनों में से किस व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? इस तरह के टेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस बार टेट का नंबर इतना रहने वाला है, इतने स्टूडेंट बैठेंगे कि आपकी तैयारी बनती है। तो निम्नलिखित व्यंजनों में से किस व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? तो तालु से उच्चारण होने वाला जो व्यंजन है उसका इसमें सही उत्तर हो जाएगा हमारा छ। कौन सा हो जाएगा? छ, ध्यान रखना है। अगला चलें, अगला प्रश्न है हमारा 3। अर्ध स्वर होते हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न में आपको पता भी नहीं होगा कि अर्ध स्वर कौन से होते हैं। तो अर्ध स्वर कौन से होते हैं, इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा? हमारा सही उत्तर जाएगा डी में। य और व, य व जो होते हैं ये अर्ध स्वर होते हैं। अर्ध स्वर वो होते हैं जो स्वर और व्यंजन दोनों की ध्वनि सुनाते हैं या उनसे दोनों की ध्वनि प्रकट होती है, उसे अर्ध स्वर कहते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से ओष्ठ स्पर्श व्यंजन अल्पब्राण अघोष कौन सा है? निम्नलिखित में से ओष्ठ स्पर्श व्यंजन अल्प प्राण अघोष कौन सा है? तो ये सारी जो क्वालिटी हैं, सारी जो प्रॉपर्टी हैं वो आपके हिसाब से किस में होनी चाहिए? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है हमारा प। कौन सा आंसर हो जाएगा? प वाला, ये ध्यान रखना है। अगला चलते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में सही विराम चिन्ह युक्त वाक्य का चयन कीजिए। निम्नलिखित में सही विराम चिन्ह युक्त वाक्य का चयन कीजिए। इस तरह के प्रश्न आपने देखे होंगे प्रीवियस ईयर में कि पूछे ही जाते हैं। तो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर कौन सा हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा बी वाला, सुनो सुनो वह गा रही है। तो ये वाला गलत है क्योंकि क्वेश्चन मार्क आएगा। तो बी वाला उत्तर हमारा एकदम सही है। सुनो सुनो वह गा रही है सामान्य सेंटेंस या सामान्य वाक्य है। अगला चलते हैं, प्रश्न संख्या 6। किसी के द्वारा कहे गए कथन को मूल रूप में लिखने के लिए कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है? किसी के द्वारा कहे गए कथन को मूल रूप से लिखने के लिए कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों सही उत्तर उसका कौन सा हो जाएगा? ए वाला जो है वो उसका एकदम सही उत्तर है, ये ध्यान रखना है आपको। अगला चलें, अगला हमारा प्रश्न संख्या 7। निम्न में से उच्चारण की दृष्टि से वह है। निम्न में से उच्चारण की दृष्टि से वह है। तो दोस्तों उच्चारण की दृष्टि से वह कहाँ से बोला जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा है? सी है, दंतोष्ठ होठ और दांतों की हेल्प से हम वह को बोलते वह। अगला चलें, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है दोस्तों? निम्नलिखित में से हंसपद विराम चिन्ह कौन सा है? निम्नलिखित में से हंसपद विराम चिन्ह कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा डी वाला हंसपद विराम चिन्ह होता है। अगला चलें, अगला प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है? ए के उच्चारण में और की सहायता ली जाती है। तो हमें बोलना है ए। अब ए में हम किस किस की सहायता लेंगे?
ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कंठ और तालु। कंठ और तालु की सहायता लेंगे। अगला चलते हैं, कोष्टक में दिए गए ब्राह्म चिन्ह का नाम क्या है? नाम क्या है? ये जो ब्राह्म चिन्ह ऐसे लगा है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, वो नाम आपको दोस्तों बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका अर्धब्राह्म। कौन सा है ये? अर्धब्राह्म है। आगे चलते हैं, अगला हमारा प्रश्न संख्या 11। निम्नलिखित में से वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? बाकी सब पुल्लिंग है। तो 11 का जो सही उत्तर है वो डी वाला हो जाएगा। 11 का कौन सा उत्तर सही होगा? डी। डी हमारा स्त्रीलिंग है, बाकी सब पुल्लिंग है। अगला चलते हैं, प्रश्न संख्या 12। ऐसे वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उसे कहते हैं। ऐसे वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं स्वर। स्वर जो है वो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। अति महत्वपूर्ण सेलेक्टेड प्रश्न इसमें लिए गए हैं। सही शब्द बनाएं। द, अ, क, श, अ। तो इसका जो सही शब्द बनेगा, सही शब्द बनेगा आपका डी वाला दक्ष। क्या बनेगा? दक्ष इसका सही शब्द बनेगा दोस्तों। अगला चलें, अगला प्रश्न संख्या हमारे पास है 14 नंबर। ढ। ढ वर्ग का उच्चारण स्थान और वर्ग है। ढ जो वर्ग है उसका उच्चारण कहाँ से होता है तथा उसका वर्ग कौन सा है? तो इसका ट वाला जो है इसमें आता है और चौथा वर्ग है। तो प्रश्न संख्या 14 का 1 वाला उत्तर हमारा एकदम सही हो जाएगा। आगे चलें, प्रश्न संख्या 15। लिपि चिन्ह को क्रमबद्ध समूह में क्या कहते हैं? लिपि चिन्ह को क्रमबद्ध समूह में क्या कहते हैं? तो उसको हम वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। हर एक प्रश्न यहाँ पर सेलेक्टेड है। हिंदी भाषा में स्वर्णों की संख्या होती है। हिंदी भाषा में स्वर वर्णों की संख्या होती है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 11। हिंदी भाषा में स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। एकदम ध्यान रख लेना, रट लेना, यूपी टेट में फंसेगा ही फंसेगा। हिंदी भाषा में हर्ष स्वरों की संख्या कितनी होती है? स्वर 2 तरीके के होते हैं, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। तो हिंदी भाषा में हर्ष स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो ये इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी वाला, यानी 4। कितनी होती है? 4 होती है, हमेशा ध्यान रखना है। अगला चलें, अगला प्रश्न है, कक, तक, पक जैसी ध्वनियाँ किस प्रकार की ध्वनियाँ हैं? आदक, आदत, आदप, ये ध्वनियाँ किस प्रकार की ध्वनियाँ हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द्विक, द्विक, द्वित्व ध्वनियाँ। इनको क्या कहते हैं? द्वत्व ध्वनियाँ कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 19। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? तो उसे कहते हैं हम लुप्त स्वर। क्या कहेंगे? लुप्त स्वर कहेंगे। ध्यान रखना है, याद कर लीजिए दोस्तों। हर एक प्रश्न आपके यूपी टेट को निगाह में रखे डिजाइन किया गया है। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है। इतना सटीक और सही उत्तर है इसका कि जो व्यंजन होते हैं वो टोटल कितने होंगे? यहाँ 25 वाला कथन एकदम सही जा रहा है। अगला चलते हैं, अगला प्रश्न है 21। निम्न में से स्वर ए का उच्चारण स्थान कौन सा है? यानी छोटी ए और बड़ी ए को हम कहाँ से बोलते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कंठ तालव्य से। कंठ और तालु से हम छोटी और बड़ी ए को बोलते हैं। अगला है, हिंदी शब्दकोश में ग के बाद कौन सा व्यंजन आता है? हिंदी शब्दकोश में ग के बाद कौन सा व्यंजन आता है? तो इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा आपका घ। कौन सा आएगा? घ आएगा, ध्यान रखना है। अगला चलते हैं, प्रश्न संख्या 23। निम्नलिखित में से भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? निम्नलिखित में से भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका शब्द। भाषा की कौन सा होगा लघुत्तम इकाई? शब्द होगा। अगला चलते हैं, अगला प्रश्न संख्या है
निम्नलिखित में से दंत्य वर्ण कौन सा है, यानी दांतों से बोले जाने वाला वर्ण कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी श जो है वो दांतों से बोला जाता है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 यानी अपने टारगेट के आधे प्रश्न हमने कर लिए हैं। निम्न में से अनुनासिक वर्ण कौन सा है, निम्न में से अनुनासिक वर्ण कौन सा है। तो इसका सही जो उत्तर है वो होगा म। ध्यान रखना है, सही उत्तर क्या है इसका, म है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न संख्या 26। निम्न में कौन सा वर्ण घोष है, निम्न में कौन सा वर्ण घोष है। तो घोष वर्ण कौन सा है ये आपको बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ग। ग कैसा होगा, घोष वर्ण होगा, ये ध्यान रखना है। अगला चलें, प्रश्न संख्या 27। ल और श उच्चारण किस स्थान से होता है, ल और श का उच्चारण किस स्थान से होता है। तो सही शब्द हो जाएगा दंत्य से, किससे, दंत्य से होगा। अगला चलते हैं, प्रश्न संख्या 28। निम्न में कौन सी विव्रती ध्वनि नहीं है, निम्न में कौन सी विव्रती ध्वनि नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका सी वाला, दंत्योष्ठ। दंत्योष्ठ जो होती है वो विव्रत ध्वनि नहीं होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न चलते हैं, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 29। अगला प्रश्न में क्या कह रहा है, देखिए, किस व्यंजन का उच्चारण तालव्य है, इनमें से किस व्यंजन का उच्चारण तालव्य है ये आपको बताना है। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा हमारा झ। झ जो है वो तालव्य है, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न चलते हैं, जिन ध्वनियों की गणना ना तो स्वर में ना व्यंजन में की जाती है उसे क्या कहते हैं। जिन ध्वनियों की गणना ना स्वर में ना व्यंजन में की जाती है उसे हम क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अयोग्यवाह। क्या कहेंगे, अयोग्यवाह कहते हैं। अगला प्रश्न संख्या 31। स्वर तंत्रिकाओं के आधार पर, स्वर तंत्रिकाओं के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो स्वर तंत्रिकाओं के आधार पर व्यंजनों को जो है वो आपके दो वर्गों में बांटा गया है, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न संख्या 32। क्या कह रहा है, प्रत्येक शब्द की वर्णों में सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग लिखना क्या कहलाता है। प्रत्येक शब्द की वर्णों में सभी वर्णों को उसी क्रम में लिखना क्या कहलाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ण विच्छेद। क्या उत्तर हो जाएगा, वर्ण विच्छेद। अगला चलें, स्वरों का उच्चारण, स्वरों का उच्चारण। तो इसका सही उत्तर क्या है, बी, बिना किसी की सहायता से बोला जा सकता है। आपको ध्यान रखना है, स्वर किसी भी बिना किसी की सहायता के बोले जा सकते हैं। अगला चलें, निम्न में से कौन सा शब्द स्वर्ग का वर्गीकरण नहीं है, निम्न में से कौन सा शब्द स्वर्ग का वर्गीकरण नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दीर्घ। दीर्घ जो है वो वर्गीकरण में नहीं आता है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न संख्या 35। निम्न में से कौन सा प्रत्यय और उच्चारण के स्थान पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है। निम्न में से कौन सा प्रत्यय व उच्चारण के स्थान पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है। तो इसका जो सही और सटीक उत्तर होगा वो होगा आपका डी वाला, यानी संयोगी। क्या होगा, संयोगी होगा, ये ध्यान रखना है। अगला चलें, जिन स्वरों का उच्चारण दो मात्रा का समय लगता है या हर्ष से दोगुना समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें क्या कहेंगे, गुरु शब्द स्वर कहेंगे। क्या कहेंगे, उनको गुरु स्वर कहते हैं। अगला, जिस व्यंजन की ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्र में कंपन होता है तथा उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका क्या स्थान है। जिससे कंपन होगा उसका क्या स्थान है, काकल्य। क्या स्थान है, काकल्य स्थान है, ध्यान रखना है। अगला चलें, अगला विसर्ग का उच्चारण स्थान है, विसर्ग का उच्चारण स्थान है। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा हमारा एकदम सटीक और सही डी वाला, कंठ। कंठ जो है वो विसर्ग का
उच्चारण स्थान हैं। अगला चलें, अगला प्रश्न हमारा 39। प्रत्येक वर्ग का प्रथम एवं द्वितीय वर्ण किस प्रकार का होता है? प्रत्येक वर्ग का प्रथम एवं द्वितीय वर्ण किस प्रकार का होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अघोष। कैसा होता है? अघोष होता है, ध्यान रखना है। आगे चलें, अगला प्रश्न है हमारा 40। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? तो इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा यरलव। यरलव को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न संख्या 41। निम्नलिखित में से स्पर्श व्यंजन कठोर ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि है ना? ये चारों करैक्टर किसके अंदर हैं? तो इसका जो सही उत्तर होगा ख वाला होगा, ये ध्यान रखना है। ख के अंदर ये चारों जो क्वालिटी दी हैं वो हैं। अगला, ओष्ठ वर्ण किस विकल्प में है? ओष्ठ यानी ओष्ठ से बोलने वाले वर्ण किस विकल्प में है? तो प, फ, ब, भ, यानी पहला ही इसका उत्तर सही हो जाएगा। पहला ही इसका क्या है? उत्तर एकदम सही हो जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको। तो कौन सा हो गया हमारा? प, फ, ध वाला उत्तर एकदम सही है। अगला चले, सभी महाप्राणों वाला वर्ग है। सभी महाप्राणों वाला वर्ग है, तो इसका सही उत्तर होगा सी वाला। सी में सभी क्या है? महाप्राण है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला चलते हैं, जब एक ध्वनि को द्वत्व हो जाए तो वह क्या कहलाती है? जब एक ध्वनि को द्वत्व हो जाए तो वह क्या कहलाती है? सही उत्तर होगा युग्मक ध्वनि कहलाती है। क्या कहलाती है? युग्मक ध्वनि कहलाती है। अगला, निम्नलिखित में से दंत्योष्ठ ध्वनि कौन सी है? निम्नलिखित में से दंत्योष्ठ ध्वनि कौन सी है? तो इसका जो सही और सटीक उत्तर होगा वो है आपका बी वाला, यानी वह। अगला चलें, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सभी स्पर्श व्यंजक कौन से वर्ग के हैं? सभी स्पर्श व्यंजक कौन से वर्ग के हैं? तो उत्तर हो जाएगा इसका ए वाला सही। उत्तर ए वाला एकदम सही हो जाएगा। अगला चलें, अर्धविवर्त स्वर कौन से हैं? अर्धविवर्त स्वर कौन से हैं? तो इसका सही जो उत्तर है वो होगा आपका सी वाला, यानी ए। ए जो है वो ए किस तरीके का है? ए हमारा अर्धविवर्त स्वर है। अगला, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे कहलाते हैं। तो जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलेगी वो क्या कहलाएंगे? निर्नुनासिक स्वर। आगे चलें, आगे हमारा प्रश्न है, अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं? तो अंतस्थ और ऊष्म वर्ण जो हैं वो हैं हमारे पास 8 जो हैं वो अंतस्थ और ऊष्म वर्ण आते हैं। अगला, र का विवरण है। तो र का क्या विवरण है? इसका सही जो उत्तर है वो है आपका ए। ये वत्स होगा, लुंठित होगा, सगोष होगा, अल्पप्राण व्यंजन होगा। ठीक है, 50 में से आपके कितने मार्क्स आए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय।